ऑल ऑफ यू। आज हम जिस विषय को लेकर चर्चा करेंगे वो है अरास्तु का क्रांति सिद्धांत। बीए थर्ड ईयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अरास्तु के जो महत्वपूर्ण दो सिद्धांत थे उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग अंतिम सिद्धांत है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे कि अरास्तु का क्रांति सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूनानी नगर राज्यों के जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी राजनीतिक अस्थिरता थी और स्वयं अरास्तु ने इस राजनीतिक अस्थिरता के परिणाम देखे थे। अतः उसने अस्थिरता, जिसे उसने क्रांति का नाम दिया है, को दूर करने के उपाय सुझाने का निश्चय किया था। तो अरास्तु के क्रांति सिद्धांत को प्रतिपादित करने के पीछे के जो कारण थे वो ये थे कि उन्होंने तात्कालिक यूनान में ज़्यादातर शासन व्यवस्थाओं को अस्थिर होते देखा था और वो चाहते थे कि उनके अस्थिरता का वैज्ञानिक कारण खोजा जाए और साथ ही साथ उस कारण के साथ साथ ऐसी क्रांतियों को रोकने के समुचित उपाय भी खोजे जाए। इन्हीं उद्देश्यों के साथ में अरास्तु ने अपने क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब इस क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन पॉलिटिक्स, जो कि अरास्तु की महत्वपूर्ण पुस्तक है, कि 7th पुस्तक में उसने राज्य क्रांति और संविधान में परिवर्तन लाने वाले कारणों पर प्रकाश डाला है और दूसरी पुस्तक में उसने उन उपायों का सुझाव दिया है जिनके आधार पर क्रांति का प्रतिकार किया जा सकता है। तो हम दोनों ही चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। क्रांति को के अर्थ के बारे में अरास्तु के क्या विचार हैं, क्रांति के कारणों के संदर्भ में अरास्तु के क्या विचार हैं और साथ ही साथ इन क्रांतियों को किस तरह से रोका जा सकता है, किस तरह से उनका प्रतिकार किया जा सकता है, इस संदर्भ में भी अरास्तु के क्या विचार और सुझाव है। इन तीनों ही बिंदुओं को हम स्पर्श करने की कोशिश इस वीडियो व्याख्यान में करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। अब देखते हैं कि अरास्तु की क्रांति के कारण और प्रकारों के उपाय का विवेचन जो है ऐतिहासिक अध्ययन और पर्यवेक्षण के आधार पर किया है। तो जाहिर सी बात है कि अरास्तु क्योंकि अनुभवात्मक पद्धति के प्रतिपादक थे और अपने अध्ययन में उस पद्धति का ही प्रयोग करते थे, तो जाहिर सी बात है कि 158 संविधानों के अध्ययन करने के बाद, अब संविधान का अध्ययन से तात्पर्य ये कि क्योंकि राज्य और संविधान में उस समय इतना अंतर नहीं था, तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि 158 देशों की शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली का अध्ययन करने के बाद में अरास्तु ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष प्रस्तुत किए थे और उन कारणों को खोजा था जिसकी वजह से कोई शासन व्यवस्था अस्थिर हो जाती है और उसी अस्थिरता को अरास्तु क्रांति का नाम देता है। क्रांति का अभिप्राय, तो चलिए अरास्तु के शब्दों में ही देखते हैं कि अरास्तु के अनुसार राज्य शासन सत्ता में होने वाला जो प्रत्येक परिवर्तन क्रांति कहलाता है। तो अरास्तु कहता है कि राज्य या शासन सत्ता में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन क्रांति है, क्योंकि अरास्तु के लिए सरकार और राज्य में कोई अंतर नहीं था। तो यहाँ पे हमने दोनों ही शब्दों को लिखा है कि इनमें परिवर्तन जो है वो क्रांति का सूचक है या उसी को क्रांति कहते हैं। अब क्रांति के कारणों के रूप में अरास्तु प्रमुख रूप से 3 इसको विभाजित करते हैं प्रकारों में। 3 प्रकार के क्रांति के कारणों को वो बताते हैं जिनको हम क्रमशः एक एक करके देखते हैं। तो क्रांति के 3 जो प्रमुख कारण हैं, जो प्रमुख प्रकार हैं, वो है पहला जो प्रकार है वो है कि पहले से स्थापित किसी शासन व्यवस्था के स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था को स्थापित करना, जैसे जनतंत्र के स्थान पर धनिक तंत्र की स्थापना करना। ये क्रांति का एक पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार है अनेक बार क्रांति किसी शासन व्यवस्था के मूल रूप को बदलने के लिए, किंतु उस आधारभूत तत्व की मात्रा को परिवर्तित करने के लिए होती है, जिसके आधार पर वो शासन व्यवस्था जानी या पहचानी जाती है कि वो धनिक तंत्र है, अल्पतंत्र है या भीड़ तंत्र है या राजतंत्र है। तो ये जो मात्रा है इसको कम ज़्यादा करना भी अरास्तु के अनुसार क्रांति की श्रेणी में आता है। जैसे जनतंत्र को अधिक या कम, जनता को उसकी भागीदारी को कम या अधिक करना भी एक तरीके से क्रांति का स्वरूप ही है। तीसरा जो प्रकार है जो अरास्तु बताते हैं वो ये है कि शासन व्यवस्था के स्वरूप को अपरिवर्तित रखते हुए शासन करने वाले व्यक्तियों में अगर कोई परिवर्तन होता है तो वह भी क्रांति का एक रूप है। यानी कि शासकों में परिवर्तन, शासन व्यवस्था का स्थिर रखते हुए शासकों में परिवर्तन भी एक तरीके से क्रांति का ही एक प्रकार है, ऐसा अरास्तु का कहना है। विशेष बात यह है कि एक देश के शासक वर्ग में जो परिवर्तन होते हैं, चाहे उन परिवर्तनों से शासन व्यवस्था का मूल रूप प्रभावित रहे या ना हो, अरास्तु उन्हें क्रांति की संज्ञा देता है। अब क्रांति के क्या कारण हैं? तो क्रांति के कारणों को मुख्य रूप से अरास्तु 3
भागों में विभाजित करता है। इसमें पहला है सामान्य कारण, दूसरा है विशेष कारण और तीसरा है विशेष प्रकार की शासन व्यवस्थाओं से संबंधित कारण। तो आइए चलिए एक एक करके इनका जायजा लेते हैं। पहली बात करते हैं हम सामान्य कारण की। तो सामान्य कारण के अंतर्गत पहला जो कारण अरस्तु के द्वारा बताया गया है वो है असमानता। तो इस संदर्भ में अरस्तु कहता है कि क्रांति का सर्वप्रथम कारण व्यक्ति की असमानता का अंत कर समानता की प्राप्ति की लालसा है। अब अरस्तु कहता है कि समानता दो रूप में होती है, पूर्ण समानता और आनुपातिक समानता। तो सर्वसाधारण जनता पूर्ण समानता में विश्वास करती है और ये महसूस करती है कि शासकों के समान होने के बावजूद भी हमारा उचित अधिकार हमें नहीं मिल रहा है। आनुपातिक समानता का अर्थ योग्यता संबंधी समानता है और विशेष वर्ग आनुपातिक समानता की मांग करते हुए ये महसूस करता है कि धन तथा योग्यता और अन्य बातों की श्रेष्ठता के अनुपात में उन्हें राजनीतिक शक्ति में हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूर्ण और आनुपातिक समानता के इस पारस्परिक अवरोध का परिणाम क्रांति के रूप में प्रकट होता है। तो ये एक असमानता जो है वो भी एक कारण के रूप में यहाँ पर अरस्तु क्रांति के कारण के रूप में प्रस्तुत करता है। दूसरा जो कारण है वो है अन्याय। क्रांति का मूलभूत कारण अन्याय है। यदि एक वर्ग को जितना वह पाने का अधिकारी है उससे कम मिलता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें असंतोष पनपेगा, और दूसरा वर्ग जिसको जितना मिलना चाहिए उससे अधिक मिल रहा है तो वहाँ पर जिसको कम मिल रहा है निश्चित रूप से उसमें असंतोष पनपेगा, और ये असंतोष ही आगे चल के क्रांति को जन्म देता है। क्योंकि न्याय और मित्रता राज्य के नैतिक आधार हैं, इसीलिए न्याय और दुर्भावना असंतोष और अस्थिरता के सबसे बड़े कारण। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि सामान्य कारण के प्रकार के रूप में अरस्तु दो मुख्य कारण यहाँ पर हमें बताता है, एक है असमानता और दूसरा है अन्याय। अब चलिए ये देखते हैं कि विशेष कारणों के अंतर्गत अरस्तु ने कौन कौन से कारणों को शामिल किया है जो कि क्रांति को जन्म दे सकते हैं या जन्म देते हैं। तो विशेष कारण के अंतर्गत अरस्तु ने क्रांति के विशेष कारण निम्नलिखित बताए हैं, जिसको कि आप यहाँ पर वीडियो स्लाइड में देख सकते हैं। शासकों की धृष्टता तथा लाभ की लालसा, ये पहला कारण है जो कि विशेष श्रेणी का कारण है। इसके अंतर्गत अरस्तु कहता है कि जब शासक वर्ग धृष्टता के वशीभूत होकर जनता के हितों की परवाह किए बिना अनुचित रूप से धन संग्रह करने लगता है तो उस शासन प्रणाली या शासक वर्ग के विरुद्ध जनता विद्रोह कर देती है। दूसरा कारण बताते हुए कहता है विशेष के अंतर्गत अरस्तु की सम्मान की लालसा। अरस्तु कहता है कि जब शासक किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से योग्यता के बिना सम्मानित करता है या बिना कारण के किसी को अपमानित करता है तो जनता रुष्ट होकर विद्रोह कर सकती है। तीसरा है किसी प्रकार की उत्कृष्टता। किसी प्रकार की उत्कृष्टता का होना भी क्रांति का एक कारण होता है। ये थोड़ा सा अद्भुत है, लेकिन अरस्तु इसको भी क्रांति का एक कारण मानता है। स्पष्ट करते हुए अरस्तु कहता है कि जब किसी राज्य में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का गुट अन्य व्यक्तियों से अधिक उत्कृष्ट और शक्तिशाली हो जाता है तो वो शासन की सत्ता को सहन नहीं करता है और शासन सत्ता अपने हाथ में लेने की चेष्टा करता है, क्योंकि उसमें उनमें कहीं ना कहीं ये भाव पनपने लगता है कि वो अधिक उत्कृष्ट हैं, वो अधिक श्रेष्ठ हैं, तो इस श्रेष्ठता के कारण शासन सत्ता पर उन्हें काबिज होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये भी क्रांति का एक कारण बनता है, और इसीलिए एथेंस और आगोस के नगर राज्यों में ये चलन था कि शक्तिशाली बनने वाले व्यक्ति को राज्य से निर्वासित ही कर दिया जाता था, ताकि इस तरह के किसी भी तरह के क्रांति की संभावना को समाप्त किया जा सके। चौथा कारण है घृणा। घृणा भी क्रांति को जन्म देती है। उदाहरणार्थ धनिक तंत्र में जब धनिक शासक वर्ग बहुसंख्यक किंतु अधिकार वंचित दरिद्र जनता का तिरस्कार की दृष्टि से देखता है तो ऐसी स्थिति में जनता विद्रोह कर देती है। तो इस कारण घृणा को भी एक कारक माना जा सकता है। उसका अगला कारक है भय। भय दो प्रकार से व्यक्ति को क्रांति के लिए प्रेरित करता है, अपराध से बचने के लिए और अन्याय का प्रतिकार करने के लिए। उदाहरणार्थ रोड्रस टापू के राज्य में जनता वहाँ के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर अभियोग चलाने की धमकी दे रही थी, जिससे बचने के लिए उन्होंने जन शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भय भी एक क्रांति का कारक बन सकता है। प्रमाद अगला जो बिंदु है, प्रमाद भी क्रांति का एक कारण होता है। जनता अपने आलस्य और उपेक्षा के कारण ऐसे व्यक्तियों को सत्तारूढ़ होने दे सकती है जो वर्तमान शासक के प्रति निष्ठावान नहीं होते हैं और शासन को बदल देते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रमाद भी क्रांति का एक कारण बन सकता है। विदेशी या विजातीय तत्व भी क्रांति का कारण बन जाते हैं। यदि राज्य में रहने वाले विजातीय तत्वों का भावनात्मक एकत्रीकरण ना हुआ हो तो राज्य में सदैव ही क्रांति की आशंका बनी रहती है, क्योंकि ये विजातीय तत्व विदेशी शत्रुओं के साथ मिलकर राज्य के लिए संकट खड़ा कर देते हैं। हालांकि आधुनिक काल में
कई राष्ट्रों में, जैसे कि अगर भारत की बात करें तो जैसे अवैध रूप से जो बांग्लादेशी प्रवेश करते हैं, लेकिन आज की स्थिति में राष्ट्र इतना अधिक शक्तिशाली हो चुका है तात्कालिक यूनान के तुलना में कि इस तरह की क्रांति होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है या संभव नहीं लगता है। फिर भी तात्कालिक यूनान के संदर्भ में, क्योंकि जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी और ऐसे में विजातीय जो तत्व है शत्रु राज्यों के साथ मिलकर इस तरह की क्रांति को उत्पन्न कर सकते थे, तो ये कारक निश्चित रूप से उस समय ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अगला कारण जिसकी हम चर्चा करते हैं वो है क्षुद्र घटनाएं, यानी कि छोटी छोटी घटनाएं भी कभी कभी बड़ी क्रांति को जन्म दे देती है, जिसका उल्लेख यहाँ पर अरस्तु कहता है कि उदाहरण इसके रूप में देता है कि साइराक्यूज के 2 कुलीन युवकों के प्रणय संबंध यानी प्रेम संबंधों की कलह ने राज्य के अधिकारियों को 2 वर्गों में विभक्त कर दिया और राज्य को क्रांति का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर भी हम ये उदाहरण देख सकते हैं कि छोटे छोटे कारणों की वजह से भी कई बार जो है शासन परिवर्तन हो जाता है, सत्ता परिवर्तन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक क्रांति के कारक के रूप में अरस्तु ने इसको अपने पॉलिटिक्स में स्थान दिया है। अगला जो बिंदु है परस्पर विरोधी वर्गों का संतुलित होना। अब क्रांति का एक कारण परस्पर विरोधी वर्गों, धनी व निर्धन का राज्य में संतुलित होना भी है, यानी कि 2 अगर बराबर के वर्ग होंगे तो कहीं ना कहीं इस बात की संभावना हमेशा बना रहेगी कि क्रांति की उत्पत्ति हो सकती है। और जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से प्रबल होता है तो सामान्यतः संघर्ष नहीं होता, क्योंकि जो निर्बल पक्ष होता है उसे भय होता है सबल पक्ष के दमन का। तो ऐसी स्थिति में वो उसके नियंत्रण में रहना में ही अपने जीवन को सुरक्षित समझता है। किंतु जब 2 पक्ष आपस में बराबर के स्तर पर आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनमें संघर्ष की संभावना बहुत मात्रा में बढ़ जाती है। और जब दोनों पक्षों की शक्ति बराबर होती है तो दोनों को विजय प्राप्त करने की बराबर आशा उनमें बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं ये विद्रोह का एक कारण बन जाता है, एक क्रांति का कारण बन जाता है। इसलिए प्लेटो ने इस तरह से परस्पर विरोधी वर्गों के संतुलित होने को भी क्रांति के एक कारक के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अब तीसरा जो प्रकार है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तीसरे प्रकार के अंतर्गत विभिन्न राज्यों या शासन प्रणालियों में क्रांति के विशेष कारण। अब यहाँ पर अरस्तु जो है राज्यों या शासन प्रणालियों के स्पेसिफिक यानी कि उनसे संबंधित कारणों का यहाँ पर क्रांति के लिए जो विशेष कारक हो सकते हैं उनका यहाँ पर वर्णन करता है। तो आइए चलिए उसका जायजा हम एक एक करके लेते हैं। प्रजातंत्र में क्रांति का विशेष कारण वाग्वीर होते हैं, जो कि सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए जोशीले भाषणों से जनता को धनी तंत्र के विरुद्ध भड़काते और अंत में उन्हें क्रांति के लिए विवश करते और अनेक बार यह स्वयं भी सत्ता हथिया लेते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रजातंत्र में क्योंकि हर व्यक्ति को लगभग बराबर की अधिकार हासिल होते, तो कहीं ना कहीं अरस्तु ये कहना चाहता था, क्योंकि अरस्तु का प्रजातंत्र में इतना अधिक विश्वास नहीं था, तो कहीं ना कहीं उसने कहा कि कुछ वाग्वीर जो कि भाषण देने की कला में निपुण होते हैं वो जनता को भड़काते हैं और उसको भड़काकर वो क्रांति को प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो इस तरह से प्रजातंत्र में क्रांति का एक कारण ये वाग्वीर भी हो सकते हैं। दूसरे बिंदु के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि धनिक तंत्रों में क्रांति 2 विशेष कारणों से हो सकती है। प्रथम, शासकों का सर्वसाधारण के प्रति अन्याययुक्त व्यवहार और दूसरा, शासन वर्ग में आपस में फूट तथा दलबंदियां। तो ये 2 कारण धनिक तंत्र में जो है क्रांति को उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें है शासकों का सर्वसाधारण के प्रति अन्याययुक्त व्यवहार और दूसरा, शासन वर्ग में खुद में फूट और दलबंदियां। तीसरा जो शासन का प्रकार है जिसमें क्रांति उत्पन्न हो सकती है, स्पेसिफिकली कुलीन तंत्र में क्रांति को जन्म देने वाले 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं, ऐसा अरस्तु का मानना है। प्रथम कारण है पद व प्रतिष्ठा बहुत कम व्यक्तियों में सीमित कर देना, जिससे कि दूसरे अन्य व्यक्तियों में असंतोष पनप सकता है और वो क्रांति को जन्म दे सकते हैं। दूसरा, किसी शक्तिशाली व्यक्ति की महत्वाकांक्षा। हो सकता है कि शासन प्रणाली में कोई व्यक्ति इतना अधिक शक्तिशाली हो कुलीन तंत्र के अंतर्गत, तो वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किसी भी तरह की क्रांति को जन्म दे सकता है या उसको प्रोत्साहित कर सकता है। तीसरा, विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य का अभाव। यदि कुलीन तंत्र में विभिन्न वर्ग आपस में सामंजस्य और संतुलन की अवस्था में नहीं है तो कहीं ना कहीं ये भी क्रांति का कारक या जन्मदाता बन सकता है। अब बात करते हैं संवैधानिक तंत्र में, जिसको कि शासन का स्वाभाविक रूप के रूप में यहाँ पर डेमोक्रेसी का स्वाभाविक रूप के रूप में अरस्तु ने प्रस्तुत किया है। संवैधानिक तंत्र में क्रांति का मुख्य कारण लोगों के द्वारा अपने शासक वर्ग को समान, योग्य और गुणशाली समझना है। तो संवैधानिक तंत्र में जनरली सामान्य तौर पे ये अरस्तु कहना चाहता है कि जो जनता होती है वो भी शासकों के समतुल्य अपने आप को समझने लगती है गुणों में और योग्यता में। तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये भावना पनपने लगती है कि वो भी शासन कार्य के लिए योग्य हैं और उन्हें भी मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये आकांक्षा या महत्वाकांक्षा उन्हें क्रांति के लिए प्रेरित कर सकती है। तो इस तरह से संवैधानिक तंत्र में क्रांति के कारण के रूप में यहाँ पर अरस्तु ने इसको भी जगह दी है। अब बात कर लेते हैं राजतंत्र की, या जिसका राजतंत्र जो स्वाभाविक है
स्वाभाविक शासन है, और आततायी तंत्र जो उसका विकृत शासन रूप है। इन दोनों में क्रांति के क्या कारण हो सकते हैं, तो उसके बारे में अरस्तु कहता है कि शासक का सामान्य जनता के प्रति अपमानजनक व्यवहार, जिससे कि जनता में शासक के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाए, ये बहुत सामान्य कारण है। दूसरा, यदि किसी प्रमुख व्यक्ति का व्यक्तिगत अपमान, जिससे वो षड्यंत्र और विद्रोह के लिए प्रेरित हो। और तीसरा है 3 पड़ोसी वाले राज्य का प्रभाव। तो यहाँ पर ये तीनों कारण हम आधुनिक काल में भी यह देख सकते हैं, या भारतीय माइथोलॉजी में, इंडियन माइथोलॉजी में भी हमें बहुत सारे ऐसे एपिक देखने को मिलते हैं जिसमें हम इस तरह के उदाहरण देख सकते हैं। जैसे शासक जो है, अगर जनता के मन में उसके प्रति सम्मान नहीं है, घृणा उत्पन्न हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये भी क्रांति का कारक बन सकता है। दूसरा, किसी प्रमुख व्यक्ति का जो शासन व्यवस्था में स्थापित होता है और कहीं ना कहीं उसका अगर शासक वर्ग के द्वारा या राजा के द्वारा अपमान कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में भावना बलवती हो जाती है। उदाहरण हम देख सकते हैं मगध साम्राज्य, जिसका चाणक्य की शिक्षा दीक्षा के माध्यम से चंद्रगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया, तो कहीं ना कहीं इसमें अपमान एक प्रमुख कारक भी रहा था, जिससे चंद्रगुप्त जैसा महान राजा भारत की धरती पर पैदा हुआ और उसको उसके शिल्पकार के रूप में चाणक्य को आज भी याद किया जाता है। इस तरह से महाभारत में भी देखते हैं कि अपमान भी कहीं ना कहीं एक कारण बना। हालांकि ये माइथोलॉजी है, लेकिन फिर भी हम उदाहरण ले सकते हैं कि कहीं ना कहीं शासक वर्ग के द्वारा अपमान किया जाना भी षड्यंत्र और विद्रोह के लिए एक प्रेरणा का कारण बन सकता है और क्रांति को उत्पन्न कर सकता है। तीसरा, पड़ोसी राज्य हमेशा से पड़ोसी राज्यों को अस्थिर करने की कोशिश करते रहते हैं और इस अस्थिरता को पैदा करने के लिए तो नाना प्रकार के उपाय अपनाते हैं। तो कहीं ना कहीं पड़ोसी देशों के साथ शत्रुता का एक कारण ये भी है कि ये जो है राज्य को अस्थिर करने या शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए क्रांति का आगाज़ कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं उसको आर्थिक रूप से या भावनात्मक रूप से सहयोग देकर कहीं ना कहीं वहाँ की जनता को क्रांति के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उसका उत्साहवर्धन कर सकते हैं, या षड्यंत्र के रूप में उनको बहला फुसला कर कहीं ना कहीं उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें क्रांति के लिए क्रांति की भट्टी में झोंक सकते हैं। तो ये हम देख सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो अरस्तु ने क्रांति के कारण बताए। हालांकि अस्थिरता को अरस्तु ने क्रांति की संज्ञा दी है कि इस कारण आधुनिक काल में जब इस चीज़ का तुलना की जाती है तो कहीं हमें ये उचित प्रतीत नहीं होती। लेकिन अब आप देखिए कि अस्थिरता को अगर हम आज के आधुनिक समय में की अस्थिरता के संदर्भ में अगर समझें तो आप समझ सकते हैं कि पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान भारत में निश्चित रूप से अस्थिरता पैदा करने के लिए आतंकवादी भेजते रहते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इस तरह की कल्पना और इस तरह की जो थ्योराइज है वो हमें अरस्तु के विचारों में खासतौर से क्रांति के संदर्भ में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों का जायजा लिया, हमने क्रांति के अर्थ को समझने की चेष्टा की, क्रांति के प्रकारों को समझने की चेष्टा की और साथ ही साथ हमने क्रांति को उत्पन्न करने के विभिन्न कारणों को भी गहराई से अध्ययन करने का प्रयास किया। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं क्रांति के प्रतिकार करने के साधन में, यानी कि क्रांति को किस तरह से रोका जा सकता है, उसके लिए अरस्तु ने किस किस तरह के विचार प्रस्तुत किए हैं, उस जानकारी के साथ हम अगले वीडियो व्याख्यान में आपके समक्ष शीघ्र उपस्थित होंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।